हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं के सर पंकज स्टडी सेंटर पर आज यूपी बोर्ड आप लोग क्रैश कोर्स जो चालू है आप लोग एप्लीकेशन पर उसको आप लोग जितना हो सके उतना परचेज कीजिए। फी तो बहुत कम रखा गया है। फी मात्र कम है, कितना है? मात्र 249 रुपया। कितना है? मात्र 249 रुपया। इसमें 249 रुपया ऑल सब्जेक्ट, यानी ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, अलग अलग टीचर से पढ़ाया जाएगा। आप लोग जितना जल्द हो सके उतना ज्वाइन कीजिए। चैनल को सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आप सब्सक्राइब जितना कीजिएगा, पंकज स्टडी सेंटर को यूपी बोर्ड है उसको, और उसके बाद है कि पंकज स्टडी सेंटर है उसको 2 मिलियन हो जाने के बाद इस पर खास ऑफर दिया जाएगा। अब खास ऑफर है क्या सर? बहुत छूट मिलेगा, नया कोर्स लॉन्च होगा, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा, आपको हर फैसिलिटी दिया जाएगा। इसलिए वो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जितना हो सके उतना कीजिए। ठीक। आज हिंदी का मैं तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ। तीसरा चैप्टर बहुत कहने में ही लग रहा है सस्पेंस भरा हुआ है, सस्पेंस से भरा हुआ है। कैसे कहेगा सर? कैसे? क्या लिखूं? चैप्टर का नाम है क्या लिखूं। अब सस्पेंस है, अब क्या लिखूं? जो मैंने सो लिखो। उसका इसका लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसका राइटर है, लेखक है, निबंधकार है। अब देखना है हमको, वन शॉट में है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध एजी गार्डियर का कथन यह है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति यानी ताजगी सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है। अब कह रहा है लेखक के द्वारा कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध एक निबंधकार है, एजी गार्डियर के कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति। अब लेखक का परिचय है, संक्षिप्त में परिचय देते, बहुत अच्छा परिचय से ही क्वेश्चन एक दो आता है। इस लेखक के परिचय के बारे में एक आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा। आप यूपी बोर्ड वाले मेरे प्यारे बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन कंप्लीट आएगा। क्या आएगा से बता रहा हूं। लेखक का एक संक्षिप्त परिचय है। जन्म कब हुआ था इनका? 27 मई 1894 ईस्वी को। 27 मई 1894 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ है? तो खैरागढ़ में है। खैरागढ़ कहाँ पता है? जब्बलपुर। जब्बलपुर में पता है खैरागढ़। पिता का नाम क्या था इनके? पुन्नालाल बख्शी, इन्हीं के नाम में जोड़ा गया है। पुन्नालाल बख्शी इनका नाम है पिताजी का। मृत्यु कब हो गया था इनका? 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में। भाषा क्या था? खरी बोली। खरी बोली जो हम लोग बोलते हैं, क्या कर रहा है रे, कहाँ जाए छो, ये सब है, खरी बोली है। संपादन क्या है इसका? संपादन क्या? सरस्वती एक है, एवं छाया पत्रिका, दो गो इनका बहुत फेमस है। सरस्वती और छाया पत्रिका दो इनके क्या है? संपादन किए हुए हैं, दोनों फेमस है। लेखक का परिचय हो गया। अब आगे एकदम चैप्टर वाई। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डियर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति ताजगी सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। मतलब ऐसा आपको हृदय में यानी हार्ट में, मस्तिष्क में ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। जब आप ठान लीजिएगा कि मुझे एक चीज़ करना है तो कर लीजिएगा, चाह लीजिए कि चीज़ लिखना है तो लिख लीजिएगा। कुछ भी लिखना है आप चाह लीजिए तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिखिए। ठीक। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती थी। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते। अपने हृदय हट के आवेग, हृदय का मतलब क्या? हट का आवेग भर देते। आवेग में जोश भर देता है और क्या है? लिख ही देते हैं। इसलिए क्या है कि आवेग क्या होता है? हृदय के आवेग क्या है? मतलब आपको क्या है? आपको करने में उत्सुकता जगा देगा। यही क्या है? आपको लिखने के लिए जागृत करेगा। हैट टांगने के लिए कोई भी खुट्टी काम दे सकती है। हैट मतलब टोपी। हैट मतलब क्या है? टोपी।
टांगने के लिए कोई भी खुट्टी काम दे सकती है, कोई भी खुट्टी में ना किल लगा देते हैं, टोपी टांगना है किल लगा दिए, यहाँ पे टांग दिए, काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। मनोभाव को व्यक्त करने के कोई भी भाव क्या है, कोई भी चीज क्या है, उपयुक्त है, कोई भी चीज उपयुक्त हो सकता है। असली वस्तु है कि हैट खुट्टी नहीं है, असली वस्तु यह है कि हैट क्या है, खुट्टी नहीं है। किसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। मन के भाव क्या है, यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। समझ में आ रहा होगा पूरी तरह। अब है यहां से बड़ा रोचक एक चीज बोला गया है। गार्डिनर साहब ने इस कथन की यथार्थवस्था में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया। ये कह रहा है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया कि क्या होने वाला था, ठीक, जिसमें भाव अपने आप उचित यानी प्रकट हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। कहीं मैं क्या है, निबंध लिख सकता हूँ। सोचना पड़ता है तब मैं कहीं क्या है, एक निबंध लिख पाता हूँ। आज मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। आज मुझे क्या है, विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता पुत्री, अब क्या है, पद्दूलाम पूनालाल बख्शी का क्या है, दो बेटी है, दोनों बेटियां का नाम क्या, एक का नाम है नमिता और दूसरा का नाम है क्या, अमिता। हाँ हेलो, हाँ नमन बोलिए। नहीं, अच्छा, रिजल्ट चेक किया कि नहीं? हाँ तब ठीक है तब। हाँ आ गया, क्वालिफाई लिख रहा, आ गया। हाँ ठीक है तब, ठीक है, ठीक है। चलिए हम क्लास में थोड़ा बात करते हैं, कॉल करेंगे। ई- ठीक है, इसी नंबर कॉल करेंगे। पुत्री के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नवीनता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावन होते हैं, कह रहा है कि दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावन होते हैं। कौन बोल रहा है, लेखक साहब बोल रहे हैं कि लोग का न कहता है दूर के ढोल सुहावन लगता है, न कहता है घर के दाल ना होता है गोबराइन लगता है, लोग कहानी कहा हुआ है। घर में जो दाल बने उसको लोग नहीं, दो शादी ब्याह का दाल आएगा बड़ा मजा से कहे, बड़ा मस्त बनाया है, यही बात हो गया है। इसी विषय पर लिखूं। अमिता का है, अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं। अब समाज सुधार पर लिखूं, ये दोनों ही विषय क्या परीक्षा में आ चुके हैं, अब क्या लिखूं। और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों के निबंध रचना रहस्य समझना पड़ेगा। फिर लिखने के पहले क्या है, रहस्य समझना पड़ेगा। ये सब बात हो रहा है। अभी शक में है नमिता और अमिता, क्या लिखूं। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उस पर 5 पेज लिखे जा सके, उस पर 5 पेज लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादि प्राचीन काल से लेकर आज तक होती आ रही है, और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों का मतलब विद्वान, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिखूं। अब तो विरोध है, इसको मैं 5 पेज पर कैसे लिख सकता हूं। बड़ा रोचक बात है। मैंने सोचा, इकरा है कि मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति, यानी सम्मति का मतलब राय विचार ले सम्मति जान लूं क्या है, उनका राय विचार क्या है, तब मैं लिखूंगा। ये कौन का, नमिता हो क्या है, एक कह रहा है नमिता हो क्या है, नमिता हो अमिता है, नमिता हो अमिता कह रही है। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है। ये पहले जाना है कि आदर्श निबंध होता क्या है। इसको कोई भी एग्जाम हम देते हैं, एग्जाम आप दीजिएगा, जब सबसे पहले हेडिंग क्या डाला जाएगा, पहले कैसे
अब पैराग्राफ छोड़ा जाता है, फिर उसको कहानी को कैसे रोचक बनाया जाए, आंसर को कैसे लिखा जाए, पैराग्राफ ये सब लिखे। देखिए एग्जाम सब देता है, लेकिन लिखावट के तरीका जिसका अच्छा रहता है उसी को नंबर ज़्यादा मिलता है। पैराग्राफ कहाँ छोड़ा जाता है, कब इसको रोचक बनाए, कब इसको अंडरलाइन कर दे, कब इसको मतलब कॉमन में घेर ले, कब क्या करे, ऐसे लिखिएगा ना। कॉपी लिखते समय पूरा चीज़ पर सचेत रहिएगा तो आपको नंबर खुद आप रुपये अच्छा आएगा। ठीक, मैं यूपी बोर्ड का अच्छा सलाह दे सकता हूँ, क्या कि यूपी बोर्ड के बारे में मुझे डीपली में ज्ञान है, यूपी बोर्ड से मैं हूँ। ठीक, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूंगा, तब भविष्य की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी है, कई रचनाएं। नमिता अमिता बोल रही है, ये नमिता है, ये अमिता है, दोनों बहन है। देखिए कितना स्टाइलिश है। आए दोनों को निबंध लिखना है, पेन हवा और हवा से नहीं लग रहा है कि निबंध लिख पाएगी, लेकिन निबंध का जैसा तो नहीं लग रही है। देखिए कहीं लिख देगी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। विद्वान कहा था कि निबंध छोटा, ये छोटा होना चाहिए। कोई विद्वान कहीं सुनी हुई थी, देखी हुई थी कि निबंध क्या होना, छोटा होना चाहिए। निबंध कैसा होना चाहिए, छोटा होनी चाहिए। चले ना टाइम, निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। सही बात है, छोटा निबंध होता है बड़े की अपेक्षा क्या अच्छा होता है, क्योंकि बड़ा रोचक लगता है, कम समय में लोग देखता है, पढ़ता है। क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बन रह सकती है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है, मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, 12 नहीं, पर लिखे कैसे। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, अब 12 नहीं, अब लिखे कैसे। अभी तो सोच रही है कि छोटा निबंध ही अच्छा होता है, अब छोटा ही लिखना है तो लिखे कैसे। सोचना, कहने में करने में अंतर ना है। जैसे आप लोग कोई टीचर कहता है कि मेरा ये टॉपर क्या, वो टॉपर क्या। यूपी बोर्ड का टॉपर मैंने दिया है, पंकज एशरी सेंटर से गया है। झारखंड बोर्ड टॉपर यहाँ से मिलता है, बिहार बोर्ड टॉपर यहाँ से मिलता है। लेकिन झूठ का लोग खरीद फरोश करता है। बहुत सारा बोर्ड आपने लगाया, हम किए, कोई कुछ नहीं करता है। यूपी बोर्ड का ब्रांड है तो पंकज एशरी सेंटर है, बिहार बोर्ड का ब्रांड है तो पंकज स्टडी सेंटर है, झारखंड बोर्ड का ब्रांड है तो पंकज स्टडी सेंटर है। इसके अलावा कोई नहीं आपके यहाँ। यूपी बोर्ड के सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा व्यू, सबसे सर्च मारने जाने वाला चैनल यही है, पंकज स्टडी सेंटर। ठीक, निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग है, सामग्री और शैली। सामग्री और शैली है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, पहले तो मुझे क्या है, सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन सोचना पड़ेगा। सही में निबंध लिखना, अब निबंध लिख रहे, कहानी लिख रहे, कविता लिख रहे, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले सब सामान व्यवस्था करना पड़ता है, सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा, तब प्रकाशित। बहुत काम होता है, ऐसा नहीं कि कह देते लिख दिए। इसके लिखने के पहले बहुत सारा प्रक्रिया होता है, एग्जाम देने से पहले बहुत सारा प्रक्रिया होता है, तब कोई भी चीज़ फेस किया जाता है। इसलिए आप लोग को टॉपर बनना है, पूरे मेरे बात को सुनिए, मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एक कहानी समझा, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब क्वेश्चन कराएंगे। आपको लगेगा कि सर रोचक बना दिए कहानी को, एक केवल कहानी समझ लीजिएगा, आप आंसर क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये थोड़ा कहानी थोड़ा क्या है, लंबा है। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। सही बात है, जो विषय से जो अच्छा पढ़ा रहेगा, अच्छा पढ़ता है, जिस विषय में आपका रुचि रहेगा, उसी का ना आपको ज्ञान ज़्यादा होगा, उसी का ना विचार आपके मन में आएगा, कि दूसरा कुछ थोड़ा आता है। आप जो चीज़ सोचिएगा वही चीज़ आपके मन में आएगा। ठीक, पर यह कौन जानता है कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखना होगा। अब लेखक साहब कह रहे हैं, ये कौन जानता है कि दूर के ढोल पर भी निबंध लिखना पड़े, क्या आवश्यकता होगी, ये कौन जानता है। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पहले जाकर अनुसंधान कर लेते। पर अब समय नहीं, मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटे में 2 निबंध तैयार कर लेने होंगे। अब मुझे समय नहीं है, 2 घंटे में 2 निबंध तैयार करना होगा यहीं बैठकर। यहाँ न तो विश्वविद्यालय पूरे विश्व की जानकारी है और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझ पर ही ज्ञान पर क्या है, विश्वास कर लिखना होगा। ज्ञान पर विश्वास कर क्या होगा, लिखना होगा। एक और रहा है वीगो, वीगो का मतलब विद्वान होता है।
विद्वान का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध लिखने से पहले क्या रूपरेखा, कोई भी चीज घर ही बनता है तो सबसे पहले कुर्सी दिया जाता है, उसका डिजाइन तैयार करवाया जाता है इंजीनियर से, उसका डिजाइन बनाएगा तो उसके अनुसार काम होता है, बनाया जाता है। इसी तरह कोई भी चीज़ करने से पहले पहले उसको क्या है, सोच बनाया जाता है। निबंध लिखने पहले इसका क्या है, निबंध लिखने के पहले क्या है, रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, कहाँ क्या लिखना है ना लिखना है तब लिखा जाएगा। कोई भी काम करने से पहले उसको विचार किया जाता है कि पहले इसको कैसे तैयार किया जाए, मन में स्ट्रक्चर बनाया जाता है तब इसको क्या है काम किया जाता है। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी होगी, कह रही है सबसे पहले ये बनाना होगा। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है, अभी कह रहे सोच ही नहीं पाएंगे कि इस विषय का कैसा रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, कैसे सचमुच हिंदी के सब विज्ञ यानी विज्ञ लेखक मैंने क्या है विद्वान लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। एजी गार्डिनर को तो पहले लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। सही बात है, सबसे पहले लेखक कोई भी चीज़ लिखने के पहले उसका शीर्षक लिखने में ही बड़ा दिक्कत है कि एक शीर्षक क्या बनाए, पाठ का नाम क्या दे, इसी में बहुत सोच होता है। कौन बोला, एजी गार्डिनर बोला है, कहेगा लेखों के शीर्षक लिखने में दिक्कत होता है। किसने बोला था, एजी गार्डिनर बोला था बनाने में। आगे देखिए उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। वो लेख लिखते हैं अब क्या है, इसका शीर्षक का नाम देने के लिए मित्र को देता है कि मित्र तुमको इसका शीर्षक क्या है, पढ़ के शीर्षक के नाम डाल दो, ऐसा होता है। देखिए लेख लिखने में कितना मेहनत है। वही दिक्कत हम लोग के साथ होता है पढ़ाने में। पढ़ाने से पहले बहुत चीज़ का व्यवस्था करना पड़ता है, कैसे इसको टाइप करवाया जाए, क्या पिक लगाया जाए, कैसे टीच बच्चा को समझ में आ जाए, सोच समझ के लगाया जाता है। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामाकरण में होगी। जैसे शेक्सपियर एक थे, बहुत अच्छा शेक्सपियर थे, ये लेखक मतलब इंग्लिश का राइटर थे, तो इनको कहने का मतलब है लेख लिखने में इनको दिक्कत नहीं, नाटक लिखने में दिक्कत नहीं, उसका नाम क्या दिया जाए उसमें दिक्कत होता था, कह रहा है। तभी तो घबरा कर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा है जैसा तुम चाहो। एक नाटक है शेक्सपियर का, शेक्सपियर का एक नाटक है, उसमें क्या लिख दिया है कि जैसा तुम चाहो, जैसा तुम चाहो वैसा नाम रख सकते हो। ऐसा इनका एक लेखक है, शेक्सपियर का एक नाटक है, उसमें आम आदमी पर, आम लोगों पर फेंक दिया है कि आप इसको जैसा चाहो वैसा नाम रख सकते हो। समझ सकते हैं, नाम नहीं रख पाए, कितना रोचक कहानी है, दिल दिमाग में आ रहा होगा। टाइम चल रहा है ना, ठीक है। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगा, या तो मुझसे रूपरेखा तैयार नहीं होगा। एक और है कौन, शेक्सपियर के थी करा लेखक साहब करे भक्ति जी। अब मुझे शैली निश्चय करनी है कि आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हो, वाक्य छोटा छोटा हो, पर एक दूसरे से संबंध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपने गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में हो तो समाप्त हो जाएगा, आधे पृष्ठ में समाप्त हो जाएगा। अब एक वान भट्ट की क्या है, वान भट्ट लेखक है, इसकी एक पुस्तक कंदाम्बरी बहुत फेमस है। पूछा कंदाम्बरी किसने लिखा है, तो वान भट्ट। में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं कि वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी होनी चाहिए। कंदाम्बरी एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि वाक्यों में कुछ अस्पष्ट होना चाहिए, पूरा स्पष्ट नहीं होना चाहिए। लोग सोचेगा, विचारेगा, एक बार में समझ में, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा तब समझ में आएगा। ऐसा ही बता रहे, देखिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है।
क्योंकि अस्पष्टता या दुर्बोधता यानी कठिन गंभीर्य ला देती है। इसलिए संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां उलझे हुए शब्द डाल दी है जो अज्ञों में अज्ञों से न तो सुलझ सके हैं और नहीं सेनापति भी अपनी कविता मुझो कम अक्ल वाले के लिए दुर्बोध कठिन कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए, मतलब देखिएगा कोई भी निबंध होता है उसमें अलंकार लगेगा, उसका क्या है रूपरेखा बदल देता है। मुहावरा लग जाएगा, लोकोक्ति लगेगी, इससे क्या रोचक बना देता है। आपको मुहावरा चाहे अलंकार लग, अलंकार का मतलब क्या होता है रूपरेखा उसका बदल देता है, उसका श्रृंगार बढ़ा देता है, वो निबंध का क्या होता है और रोचक बना देता है। इसलिए सब चीज़ का उपयोग होता है, किसका था अलंकार का, मुहावरा का और किसका लोकोक्तिया का। ये सब क्या होता है इसका रोचक रूप रंग बदल देता है। देखिए महिलाओं का, सब महिला होती है लेकिन श्रृंगार करेगी, 16 श्रृंगार करने के बाद क्या है उसका रूप रंग बदल जाता है। आँख पर पूरा क्या नैन क्या 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 होता है वो सब नहीं बता पाएंगे, लगा लेती है, देखिए उसका चेंजिंग हो जाएगा रूपरेखा, बड़ा रोचक लगती है, सुंदरता बढ़ जाता है। उसी तरह इस सब चीज लग जाएगा तो क्या है निबंध का रोचक बढ़ जाता है, इसका बहुत अच्छा हो जाता है। अंग्रेजी के निबंधकारों में ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इस आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान आवश्यक है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं, मार्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। लिपिबद्ध का मतलब लिख देना, उसे देखा सुना वही चीज़ लिख दिया, कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। मच के क्या है स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है और न ही असंख्यता अर्थ लेखन की सूक्ष्म दृष्टि, और न ही क्या है विद्वानों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास का मतलब प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता रहता है। यह निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा हो रहती है और न ही कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि में देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति को अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, मुझे 2 निबंध लिखना होगा। मुझे अमीर खुसरो करें, मुझे अमीर खुसरो क्या है हिंदी का बहुत बड़ा मतलब कवि कर सकते, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा, कि एक कहानी याद आती है। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, कहा कि अब इसको प्यास लगा है, 4 गो महिला है, तो कहा कि आप खीर पर कविता कहिए। अब देखिए, दूसरी ने चरखे पर कहा कविता कहिए, तीसरे ने कुत्ते पर कहा और चौथी ने ढोल पर कहा कि आप लोग कविता कहिए। किसको अमीर खुसरो कहा। अब देखिए, अब कविता कहेंगे तो पानी पिलाएगी, क्या जमाना है कि पहले पानी पिला दे उसके बाद कहिए, क्या सोच है। अमीर खुसरो प्रतिभावना थे, उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अब देखिए कितने एक ही बार में चारों को खुश कर दिए। क्या खीर पकाते है जतन से, खीर बनता है क्या बहुत जतन से, चरखा चला दिया, ऊपर चरखा चला देता है, आया कुत्ता खा जाता है, तो बैठी ढोल बजाते रह जाएगी। सबको खुश कर दिया कि कहानी में। कह मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी हो जाती है, आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इस दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही
एक ही ढेले, क्या एक ही ढेले से दो चिड़िया मार दूंगा ना, कहता है एक तीर से दो निशान होता है ना, वही काम, एक ही ढेले से क्या दो चिड़िया को मार दूंगा, कहने के रोचक बना रहा है कहानी को। दूर के ढोल सुहावन होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच, कर्कशता जो है, अब ढोल बजेगा पास में तो उसका कर्कशता भी सुनाई देता है, लेकिन दूर उसको सुनाई नहीं देता, अच्छा लगता है, लेकिन पास में बजो कर्कशता सुनाई देता है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे कान से वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल से उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय के में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल में पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लजाशीला नववधू का कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, नववधू नया जो विवाह वधू का प्रेम, उल्लास मतलब खुशी, संकोच, आशंका, क्या संकोच है क्या आशंका, और विषाद में दुख से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश की ध्वनि को मधुर बना देता है। देखिए कितना रोचक बना रहा है कहानी को, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव यानी पक्षी की आवाज़, कलरव में पक्षी की आवाज़ होता है, उत्सव प्रमोद मतलब खुशहाली होता है प्रमोद, और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं, तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कट्टू नहीं प्रतीक होती है। दूरस्थ दूर लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। दूर क्या है, अत्यंत मधुर बन जाती है। कितना रोचक कहानी है, बड़ा मस्त निबंध, बहुत अच्छा है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार की चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं वो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट जाते हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। जो सही में जो वृद्धा हो जाता है उसको बचपन, बाल्यावस्था और तरुणावस्था बड़ा याद आता है, बड़ा मजेदार कहानी याद आता है। हम लोग के साथ भी बाल्यावस्था लगता है, फ्री माइंड, कोई टेंशन नहीं, आज तो पूरे टेंशन से दुनिया भरा हुआ है। ये तैयार करना है, इसे पढ़ाना है बच्चा को, ये करना है, वो करना है, अपना क्या करना है, फैमिली प्रॉब्लम, बहुत सारा दिक्कत है। लेकिन बाल्यावस्था में कोई दिक्कत नहीं है। तो याद आता है वृद्ध लोगों को, अतीत मतलब पुराने चीज को, अतीत ही स्वप्न देखते हैं, पुराने चीज को सपना में देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल हो जाता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, वृद्ध के अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, तरुण क्या होता है, क्रांति के समर्थक होते हैं, और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध यानी परेशान रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। सदैव क्या है, सुधार का काल बना रहता है, यही सब चीज। ठीक, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो, सुधार की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती है। ये सब क्या है, सुधारक है, गणना समाप्त नहीं होती है। क्वेश्चन आएगा, आंसर यही में मिलेगा। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। सुधारकों का दल कहाँ होता है, नगर नगर गांव गांव में होता है। पूछे क्वेश्चन, सुधारकों का दल कहाँ होता है, तो नगर नगर गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधारक, एक सच है कि नए नए क्षेत्र उत्पन्न होंगे, नए नए सुधारक उत्पन्न होता है, ये कन्फर्म है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत में पुराना चीज स्मारक हो जाएगा। और आज जो तरुण है
वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल का सुहावन होते हैं हो जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारकों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारकों का फिर नौ सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। तभी तो जीवन क्या है? प्रगतिशील माना गया है। तभी से जीवन को क्या है? प्रगतिशील माना गया है। चलिए निबंध आपको बहुत रोचक लगा होगा, बहुत अच्छा। आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को जितना शेयर कीजिए, जितना सब्सक्राइब कीजिए, उतना मनोबल बढ़ता है। और पूरा वीडियो देखिए। और क्या है, जय हिंद, जय भारत।